हेलो एवरीवन, मैं एम के मेला फ्रॉम केमिस्ट्री पॉइंट। बच्चों, वीडियो शुरू करने से पहले जो नए स्टूडेंट्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। दूसरा बेटा, वीडियो को जो है वो आपको कंप्लीट देखना है। पहले इसमें जितनी भी आपको जानकारी दी गई है पहले आप उसको आराम से समझें और उसके बाद में अपने नोट्स जो है वो क्रिएट करें। इस वीडियो में जो है वो ईथर की नेक्स्ट अपनी जो अभिक्रियाएँ थी, पिछली अभिक्रियाएँ थी वो डिस्कस कर ली थी। उसी के नेक्स्ट ऑन आगे की जो शेष अभिक्रियाएँ हैं वो इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे। उसमें हाइड्रोजन हैलाइड के साथ है वाटर मॉलिक्यूल, जल के अणु के साथ जो है वो इसकी अभिक्रियाएँ किस प्रकार से होती हैं, इसका रिडक्शन एसिटिल क्लोराइड के साथ, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, दहन कंबंशन जो अभिक्रियाएँ वो सारी की सारी यहाँ डिस्कस की जाएंगी। तो यहाँ आपको थोड़ा ध्यान से पहले इसको देखना है और सुनना है। तो यहाँ जो बेटा नेक्स्ट अभिक्रिया है वो अपनी है हाइड्रोजन हैलाइड के साथ, HX के साथ। हाइड्रोजन हैलाइड के साथ जो है वो ईथर की अभिक्रिया किस प्रकार संपन्न होती है। तो यह कॉमन ईथर ले लिया मैंने, वो ले लिया C2H5O C2H5 प्लस HX, इसके साथ अभिक्रिया करवाओगे। तो यहाँ अभिक्रिया के दौरान किस तरीके से होगा, स्थिति कैसी है, सममित। ईथर कैसा है, सममित ईथर। तो जब सममित ईथर है तो उस कंडीशन के अंदर आप यहाँ कोई सा भी बॉन्ड ब्रेक कर सकते हो। ये बॉन्ड भी ब्रेक हो सकता है और ये वाला बॉन्ड भी ब्रेक हो सकता है। तो जो भी आप बॉन्ड ब्रेक करोगे उसी के अनुसार, मान लो आप ये बॉन्ड ब्रेक करते हो तो ऑक्सीजन पे आएगा माइनस, कार्बन पे जाएगा आपका प्लस। तो ऑक्सीजन इसकी हाइड्रोजन को लेके बाहर निकलता है इस रूप में, हाइड्रोजन पे प्लस और एक्स पे माइनस। तो प्रोडक्ट क्या बन गया, वो बन गया C2H5 प्लस के साथ क्या जुड़ रहा है, माइनस एक्स, प्लस इसके साथ हो गया C2H5OH। क्लियर है। तो इस तरीके से जो है ईथर की क्रिया जब आप हाइड्रोजन हैलाइड के साथ संपन्न करवाते हो तो वहाँ मुझे एल्किल हैलाइड प्लस एल्कोहल उसका निर्माण होता है। जैसे यहाँ मैंने एक्स की जगह आप एक्स के थोड़ा चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने अभिक्रिया के लिए एग्जाम्पल के लिए लिया, वो लिया C2H5O C2H5 प्लस HI, इसकी अभिक्रिया करवानी है। तो इसकी अभिक्रिया HI के साथ संपन्न होती है तो वही क्या होगा, H प्लस है और I माइनस है। तो ये ऑक्सीजन जो है माइनस है, इस हाइड्रोजन को लेकर बाहर निकलता है। तो प्रोडक्ट क्या हो गया, C2H5I, I माइनस है, इधर कार्बन पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज हो जाएगा, I प्लस C2H5OH। तो एल्किल आयोडाइड प्लस एल्कोहल का फॉर्मेशन जो इस अभिक्रिया में होता है। अब यहाँ एक पॉइंट और है बेटा, वो याद रखने वाली बात है कि अगर यहाँ हाइड्रोजन हैलाइड की मात्रा को बढ़ा दिया जाए, हाइड्रोजन हैलाइड की मात्रा को अगर मैं बढ़ा दूँ तो उस कंडीशन में जो है मेरा प्रोडक्ट क्या होगा। ध्यान रखना, किसकी मात्रा को बढ़ाया जा रहा है, हाइड्रोजन हैलाइड की मात्रा को। तो जैसे मैं हाइड्रोजन हैलाइड की मात्रा को बढ़ाऊंगा यानी HX की मात्रा को बढ़ाऊंगा तो अभिक्रिया किस तरीके से होगी। तो यहाँ ले सकता हूँ मैं उसको कॉमन, C2H5O C2H5 प्लस HI। अब ये हाइड्रोजन हैलाइड क्या है, बहुत ज़्यादा मात्रा में, आप X कर सकते हो, I की जगह X ले सकते हैं। तो फर्स्ट अभिक्रिया में प्रोडक्ट क्या बना, यहाँ से ये समूह इसकी हाइड्रोजन को लेकर प्रोडक्ट बनाता है C2H5OH और बाहर क्या होता है, C2H5I, ये बाहर निकलता है। अभी इस एल्कोहल की क्रिया जो है वो फिर आपको हाइड्रोजन हैलाइड से करवानी है, क्योंकि हाइड्रोजन हैलाइड HX जो है वो अधिक मात्रा में, आप इसकी फिर से क्रिया किसके साथ कराओगे, HI के साथ कराओगे। तो जैसे ही इसकी अभिक्रिया HI के साथ होगी तो यहाँ से बेटा देखो, इसका H और इसका OH ये बाहर निकलता है H2O के रूप में, बाहर निकल जाएगा आपका H2O। अब शेष क्या बच गया, C2H5 और I। क्लियर है। ये कब होगा, जब आप हाइड्रोजन हैलाइड HX या HI की मात्रा बहुत ज़्यादा लेते हो। जब अधिक मात्रा में ये लिया जाता है तो ये अभिक्रिया दो स्टेप में हो जाती है। पहले स्टेप में आपको एल्कोहल मिल जाएगा,
फिर उस एल्कोहल की क्रिया आप दोबारा हाइड्रोजन हैलाइड से कराओगे, यानी HI से करवाओगे, तो आपको एल्किल हैलाइड प्राप्त होगा। प्लस साथ में बाहर क्या निकलेगा, वाटर मॉलिक्यूल H2O, जल का अणु बाहर निष्कासित होता है। लेकिन अगर अधिक मात्रा में नहीं लिया है तो उस अवस्था में अभिक्रिया केवल एक स्टेप में पूरी हो जाएगी। जो स्टेप आपने ली थी C2H5O C2H5 प्लस HI, तो एक स्टेप में ही पूरी होगी अभिक्रिया। ये यहाँ से ये तो बन गया C2H5OH प्लस C2H5I। अगर कम मात्रा में है तो ये अभिक्रिया, और अधिक मात्रा में है तो जस्ट अभी अपन ने देखी थी कि ये फिर से क्रिया करता है किसके साथ, HI के साथ। H2O का अणु बाहर निकलेगा और एल्किल हैलाइड अपने को प्राप्त होगा। यह अभिक्रिया जो है वो आपकी हाइड्रोजन हैलाइड के साथ। अब यहाँ एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि इस ईथर के साथ जो यहाँ मैं लिख रहा हूँ HX, तो HX कौन कौन से है मेरे पास, HCl है, HBr है और HI है। X बराबर ये ले सकता हूँ, फ्लोरीन काम में आता है नहीं कि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है तो रिएक्शन में भाग कम लेता है, स्टेबल नहीं होता है, बन भी गया तो स्टेबल नहीं होगा कंपाउंड। तो यहाँ HCl, HBr और HI, इन तीनों में से ईथर के साथ अभिक्रिया करने की प्रवृत्ति सबसे ज़्यादा किसकी होगी, कौन तेज़ी से अभिक्रिया संपन्न करता है। तो यहाँ जो है वो सबसे तेज़ी से जो अभिक्रिया करेगा ईथर के साथ, जो डाई एथिल ईथर है उसके साथ सबसे तेज़ी से जो अभिक्रिया करेगा वो कंपाउंड मेरा होगा आपका H और I। उससे कम होगी HBr, और सबसे कम जो दर्शाता है वो दर्शाता है HCl। क्लियर। तो ये विभिन्न हाइड्रोजन हैलाइडों की जो है वो इस ईथर के प्रति क्रियाशीलता का क्रम है कि किसकी क्रिया सबसे ज़्यादा होगी, किसकी क्रिया सबसे कम होगी। ये अपनी नेक्स्ट हाइड्रोजन हैलाइड के साथ अभिक्रिया। इससे अगली अभिक्रिया वो पढ़ेंगे अपन, वो बेटा जल अपघटन, हाइड्रोलाइसिस। जल अपघटन किस तरीके से होता है, तो जल अपघटन के लिए वही डाई एथिल ईथर है C2H5O C2H5, क्रिया किससे करवानी है, जल के साथ HOH। अब जल अपघटन किसके साथ होता है, यहाँ कैटलिस्ट क्या प्रयुक्त होगा, वो होगा आपका तनु H2SO4। तनु H2SO4 जो है वो यहाँ उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है। अगर सांद्र होगा तो जल का अणु बाहर निकलता है, और आपको जल का अणु अगर ऐड करना है तो अभिक्रिया किसके साथ करवानी है, तनु H2SO4। तनु H2SO4 में जल का अणु जुड़ता है और सांद्र H2SO4 में जल का अणु बाहर निष्कासित होता है। तो यहाँ जो है वो जल का अणु निष्कासित होगा तो जल का अणु किस रूप में टूटेगा, H प्लस में और OH माइनस में। ये कैसा ईथर है, सम्मित ईथर है, तो सम्मित में ये ऑक्सीजन माइनस की और ये कार्बन प्लस का, तो इसके माइनस को इसके प्लस से जोड़ दो तो ये H प्लस से जुड़ गया, और इस प्लस के साथ क्या जुड़ गया, OH। तो ये देखो क्या बना, C2H5O, और इसने हाइड्रोजन को ले लिया तो क्या बन गया, OH, C2H5OH। और ये भी C2H5 और ये ले लेता है OH को, तो क्या बन गया, C2H5OH। तो इस तरीके से जल अपघटन पर अभिक्रिया के अपने को एल्कोहल के 2 मोल प्राप्त होते हैं। कैसे, C2H5O C2H5 प्लस HOH। ये सारी प्रक्रिया किसकी उपस्थिति में हो रही है, तनु H2SO4, और साथ के साथ जो है इसका उच्च दाब भी रखा जाता है, दाब भी बहुत ज़्यादा होता है उस दाब पे। तो ये ऑक्सीजन माइनस है, कार्बन पे प्लस है, H प्लस है, OH माइनस है, तो प्लस को माइनस से जोड़ना है, बस ये प्लस और माइनस ये जुड़ जाएगा, और C2H5 इस OH से जुड़ गया, तो प्रोडक्ट क्या हो गया, ये डिब्बे में बन गया, वो बन गया C2H5OH। अब डिब्बे के बाहर क्या बचा, ये C2H5 और ये OH, यानी C2H5OH। तो C2H5OH के कितने मोल बने, 2 मोल। तो आप इसे इस रूप में भी लिख सकते हो, या फिर एक बार C2H5OH लिख के उसके आगे क्या लगा दो, 2 मोल्स, 2 लगा दो, अभिक्रिया अपनी संपन्न हो जाएगी। ये कहलाती है जल अपघटन की प्रक्रिया। सेकेंड अभिक्रिया। थर्ड अभिक्रिया जो बात करते हैं, थर्ड अभिक्रिया है मेरी रिडक्शन की, अपचयन अभिक्रिया। जब आप डाई एथिल ईथर का अपचयन करवाते हो तो अपना जो है वो प्रोडक्ट उत्पाद क्या होगा। तो अपचयन अभिक्रिया के लिए वही ले लिया आपने CH3
CH2O CH2 CH3। अब अपचयन होता है बेटा, तो अपचयन किसके साथ होता है हमेशा? अपचयन हाइड्रोजन के साथ। यहाँ जो कैटलिस्ट प्रयुक्त होता है वो कैटलिस्ट क्या होगा? वो होगा आपका द्रव अमोनिया, द्रव NH3। और इस द्रव NH3 में आपको क्या मिलाना है? द्रव NH3 में सोडियम, Na मिलाओगे, द्रव NH3 में सोडियम। इस उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब इस डाई एथिल एथिल ईथर का अपचयन होता है तो उसके फलस्वरूप क्या बनेगा? यहाँ देखो, आपने ये बॉन्ड तोड़ दिया, सममिति इधर है, C2H5OH C2H5 और C2H5 सममिति इधर है। ऑक्सीजन को आपने यहाँ से तोड़ दिया, इस जगह से तोड़ दिया, और अब अपचयन हो रहा है। तो एक हाइड्रोजन तो कौन लेगा? ऑक्सीजन। और एक हाइड्रोजन कौन लेगा? ये कार्बन। तो इस तरीके से कितने हाइड्रोजन काम में आएंगी? 2 हाइड्रोजन काम में आएंगी। तो यहाँ से बॉन्ड तोड़ा तो एक हाइड्रोजन ये कार्बन ले रहा है, तो ये किस में बदल गया? CH3 बॉन्ड CH3 में, और ये कन्वर्ट हो गया CH3 CH2, और ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन ली तो बदल गया OH में। तो ये बन गया C2H5, एक ले रहा हूँ इसे मैं O और H। क्लियर है? तो एक तो बनेगा एल्केन का अणु और एक बनेगा एल्कोहल का अणु। तो इस तरीके से अपचयन अभिक्रिया द्रव अमोनिया में सोडियम की उपस्थिति में करवाओगे तो एल्केन प्लस एल्कोहल प्राप्त होता है। अब यहाँ मान लो बेटा उत्प्रेरक अगर मैं चेंज कर दूँ, उत्प्रेरक जो है वो मैंने फास्फोरस ले लिया और हाइड्रोजन आयोडाइड, लाल फास्फोरस ले लिया या फास्फोरस ले लिया प्लस हाइड्रोजन आयोडाइड है, उसकी उपस्थिति में अगर अपचयन की अभिक्रिया करवाई जाती है, जैसे C2H5O C2H5 अपचयन करवाया जा रहा है, लेकिन अब उत्प्रेरक चेंज है, वो ले लिया मैंने HIP प्लस डेल्टा। ये डेल्टा का अर्थ होता है गर्म करना। इसकी उपस्थिति में अब अभिक्रिया हो रही है। पहले था द्रव अमोनिया में सोडियम, ये उत्प्रेरक था, अब चेंज थी अभिक्रिया। अब यहाँ जो है वह है हाइड्रोजन आयोडाइड और फास्फोरस। इसके साथ इसको गर्म करने पर जब ऐसी अभिक्रिया होती है तो उस अभिक्रिया में बेटा ये थोड़ा ध्यान रखने वाला पॉइंट है। तो उस अभिक्रिया में क्या होगा? ये जो ईथर समूह है ये बाहर निकलता है किस रूप में? H2O के रूप में। अब ये बाहर निकल गया तो एक ग्रुप तो बन गया ये C2H5 और एक ग्रुप बन गया ये C2H5। क्लियर? 2 ग्रुप हो गए। तो 2 ग्रुप में एक हाइड्रोजन तो ये ग्रुप ले लेगा और एक हाइड्रोजन ये ग्रुप ले लेगा। तो दोनों ग्रुप ने एक हाइड्रोजन ले ली, तो 2 हाइड्रोजन तो इस ग्रुप की हो गए, 2 हाइड्रोजन किसने ली? इस ईथर ने। तो टोटल कितनी हाइड्रोजन काम में आएंगी? 4 हाइड्रोजन। क्लियर है? तो ये ग्रुप जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? हाइड्रोजन लेते ही C2H6, और C2H6 का अर्थ होता है CH3 C2 इन 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन, तो 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन, ये क्या है? एक एल्केन है। क्लियर है? तो जब भी फास्फोरस और हाइड्रोजन आयोडाइड की उपस्थिति में इस मॉलिक्यूल को, इस कंपाउंड को अपचयित करवाया जाता है तो उस अवस्था में पूर्ण रूप से एल्केन प्राप्त होती है। लेकिन अगर आपने द्रव अमोनिया लिया है, द्रव अमोनिया में सोडियम को लेकर अपचयन करवाया है, तो वहाँ 1 मोल तो मिलेगा एल्केन का और 1 मोल मिलेगा एल्कोहल का। याद रह जाएगा? दोबारा देख लेना इसमें अभिक्रिया में C2H5, अंतर है बेटा दोनों में, C2H5O C2H5 अभिक्रिया करवा रहे हो आप अपचयन की। उत्प्रेरक क्या है? द्रव अमोनिया प्लस सोडियम। इस द्रव अमोनिया में सोडियम मिला हुआ है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ से अगर आप ये बॉन्ड ब्रेक करते हो तो एक हाइड्रोजन तो लेगा ये और एक हाइड्रोजन लेगा ऑक्सीजन परमाणु, एक हाइड्रोजन तो लेगा C2H5 और एक हाइड्रोजन लेगा ऑक्सीजन। तो ये C2H5 ये बदल गया C2H6 प्लस ये कन्वर्ट हो गया, बदल गया C2H5OH C2H5OH। तो ये सब प्रक्रिया कब है? जब आप द्रव अमोनिया में क्या मिला रहे हो? सोडियम मिला रहे हो। तो उस स्थिति में जो है वो मेरा एल्केन, ये हो गया एल्केन और ये बन गया एल्कोहल। अब कंडीशन इतनी है, टोटल कितनी काम आ रही है? एक हाइड्रोजन इसने ली, एक हाइड्रोजन इसने ली, टोटल कितनी काम आई? 2 हाइड्रोजन अभिक्रिया को बैलेंस करने के लिए। अब मैंने क्या किया? केवल ये चेंज किया है उत्प्रेरक। अब द्रव अमोनिया और सोडियम नहीं ले रहा मैं,
इसकी जगह मैंने क्या काम में ले लिया, HI+P, हाइड्रोजन आयोडाइड प्लस फास्फोरस। जब इसकी उपस्थिति में कराऊंगा तो मुझे ये अल्कोहल नहीं मिलेगा, ये प्राप्त नहीं होगा, ये मुझे पूर्ण रूप से क्या मिलेगी, एल्केन मिलेगी। और कितने अणु मिलेंगे इसके, 2 अणु मिलेंगे, एक अणु इसका और एक अणु इसका। और ये जो ऑक्सीजन है वो किस रूप में बाहर जाएगी, वो ऑक्सीजन आएगी H2O के रूप में। क्लियर है। ये दोनों अभिक्रियाओं में अंतर है, डिफरेंस है, जब उत्प्रेरक अलग अलग डिफरेंट यूज में आता है, अलग अलग काम में आएगा। ये आपकी जो है वो रिडक्शन अपचयन की अभिक्रिया है। इसके नेक्स्ट वन, अगली जो अभिक्रिया आती है वो आती है एसिटिल क्लोराइड के साथ। एसिटिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया किस तरीके से संपन्न होगी, तो एसिटिल क्लोराइड के साथ जो अभिक्रिया होती है उसके लिए बेटा पहले तो कैटलिस्ट की बात आती है कि एसिटिल क्लोराइड के साथ जो अभिक्रिया होती है उस अभिक्रिया में उत्प्रेरक आपके 2 हो सकते हैं। या तो आप ले सकते हो निर्जल ZnCl2 ले सकते हो, या फिर निर्जल AlCl3 ये प्रयुक्त कर सकते हो। तो इस तरीके से ये 2 उत्प्रेरक, इन दोनों में से कोई भी एक उत्प्रेरक प्रयुक्त होता है एसिटिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया में। क्लियर। तो ये तो बात है उत्प्रेरक की। अब अभिक्रिया किस तरीके से होगी, तो अभिक्रिया के लिए ले लिया मैंने C2, अभिक्रिया के लिए लिया वो लिया C2H5O, C2H5 प्लस एसिटिल क्लोराइड होता है CH3C डबल बॉन्ड O Cl। अब बॉन्ड ब्रेक करना है आपको, पॉजिटिव और नेगेटिव बनाना है, प्लस और माइनस बनाना है। तो ईथर में ये सम्मित ईथर है तो ऑक्सीजन पे आ गया माइनस, तो मान लिया आपने बगल वाले कार्बन पे क्या बना दिया, प्लस हो गया। इधर क्लोरीन पे क्या आ गया, माइनस, और कार्बन पे क्या आ गया, प्लस। तो ये माइनस इस प्लस के साथ ऐड होता है, ये ऐड हो गया। उत्प्रेरक जो अभी मैंने काम में लिया था, या तो निर्जल ZnCl2 रखोगे या फिर निर्जल AlCl3 रखोगे। तो उत्पाद क्या क्या बना, तो ये C2H5 किसके साथ जुड़ जाएगा, क्लोरीन के साथ। तो ये बन गया C2H5Cl प्लस, और ये जो डिब्बे में दिया हुआ है, ब्रैकेट में दिया हुआ, उसको जोड़ दो। तो उसको जोड़ूंगा तो ये हो गया CH3 C डबल बॉन्ड O, और इसके साथ जुड़ गया OC2H5 और इस कंपाउंड का नाम क्या हो गया, ये एक एस्टर है, इसे मैं कह सकता हूँ एथिल एसीटेट। ये उत्पाद क्या है मेरा, एथिल एसीटेट, और ये क्या हो गया आपका एथिल क्लोराइड। तो जब आप ईथर की अभिक्रिया एसिटिल क्लोराइड के साथ संपन्न करवाते हैं तो उससे 1 मोल तो मिलता है मुझे एथिल क्लोराइड और 1 मोल मिलता है मुझे एथिल एसीटेट का, एस्टर का। इस तरीके से ये अभिक्रिया एसिटिल क्लोराइड के साथ संपन्न होती है। क्लियर है। इसी क्रम में अगली जो अभिक्रिया है वो आती है बेटा एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। इस डाई एथिल ईथर की जब एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया संपन्न होती है, एसिटिक एनहाइड्राइड क्या होता है, एसिटिक एनहाइड्राइड होता है आपका CH3C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, एसिटिक एनहाइड्राइड। इस एसिटिक एनहाइड्राइड की क्रिया किसके साथ करवानी है, वो डाई एथिल ईथर के साथ। तो डाई एथिल ईथर यानी आपको इसकी क्रिया करवानी है C2H5O C2H5 के साथ। उत्प्रेरक क्या है, वही निर्जल ZnCl2 लेओगे या फिर निर्जल AlCl3 लेओगे, इनमें से कोई भी एक उत्प्रेरक आप यूज में ले सकते हैं। तो एसिटिक एनहाइड्राइड की क्रिया डाईएथिल ईथर से संपन्न करवाने पर, इस उत्प्रेरक की उपस्थिति में संपन्न करवाने पर जो प्रोडक्ट होगा वो देखना है। तो अभिक्रिया ले, तो मैंने अभिक्रिया के लिए ले लिया CH3C डबल बॉन्ड O। पहले मैं एसिटिक एनहाइड्राइड ले लेता हूँ, C डबल बॉन्ड O और CH3। और ईथर को बेटा मैं जो है कॉमनली ले रहा हूँ, वो ले रहा हूँ इस रूप में C2H5O C2H5। अब उत्प्रेरक की उपस्थिति में यह अभिक्रिया हो रही है। तो उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया हो रही है तो पहली बात तो कि ईथर कैसा है, सम्मित है। अगर सम्मित अवस्था है तो उस कंडीशन में ऑक्सीजन को तो क्या मानोगे, माइनस, इस कार्बन को आपने क्या मान लिया, प्लस। ठीक। अब एसिटिक एनहाइड्राइड में आओ। एसिटिक एनहाइड्राइड में अगर आप ये बॉन्ड तोड़ते हो, ये वाला बंध तोड़ते हो, तो कार्बन पे क्या आएगा, प्लस, और ऑक्सीजन पे क्या आएगा,
माइनस। अब आपको एसिटिक एनहाइड्राइड के प्लस को इसके माइनस के साथ जोड़ना है, इसके साथ जोड़ना है, ये जोड़ दिए। तो उत्पाद क्या बन गया आपका, देखो CH3 जो डिब्बे में दे रखा है उसको ले रहा हूँ मैं, CH3 C डबल बॉन्ड O, और उसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, C डबल बॉन्ड O के साथ OC2H5 OC2H5 प्लस। अब जो डिब्बे के बाहर उसको देखो, डिब्बे के बाहर है CH3 C डबल बॉन्ड और O माइनस, CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस, ये माइनस था, ये किसके साथ जुड़ रहा है, इसके C2H5 प्लस के साथ, C2H5। तो देखो ये कंपाउंड और ये कंपाउंड एक जैसा ही है, एथिल एसीटेट। तो इस तरीके से एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया करवाने पर भी जो है वो क्या प्राप्त हो रहा है, एथिल एसीटेट प्राप्त हो रहा है। तो एसिटिल क्लोराइड के साथ और एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ डाई एथिल ईथर जो है वो क्या देता है, एथिल एसीटेट देता है। तो आप इसको शॉर्ट में बनाओ, इस अभिक्रिया को अपने आप ट्रिक के अनुसार बनाओ, तो इस तरीके से बना सकते हो। याद रखने के लिए है C2H5O C2H5, ये किसके साथ, CH3 C डबल बॉन्ड O और Cl, पहला तो ये, और दूसरा क्या था, CH3 C डबल O का होल ट्वाइज, CO का होल ट्वाइज, C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O का होल ट्वाइज, यहाँ ये ऑक्सीजन नहीं आएगी, ये ऑक्सीजन, ये। तो इन दोनों कंपाउंडों के साथ जो है, इन दोनों कंपाउंडों के साथ डाई एथिल ईथर क्या देता है, एथिल एसीटेट, यानी CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5। ये प्रोडक्ट मुझे इन दोनों के साथ प्राप्त होता है। ये आपकी डाई एथिल ईथर की एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया। इसी के नेक्स्ट अगले क्रम में आती है, वो आती है निर्जलीकरण की अभिक्रिया। अगली है निर्जलीकरण। निर्जलीकरण इसके नाम में इसका अर्थ है, निर्जलीकरण का अर्थ होता है जल के अणु का निष्कासन, जल के अणु का बाहर निकलना। अब जल के अणु का निष्कासन बाहर निकलना जो है वो किस किस के साथ हो सकता है, एक तो हो सकता है सांद्र H2SO4 की उपस्थिति के अंदर हो सकता है, एक होता है आपका एल्यूमिना की उपस्थिति में, यानी Al2O3 के साथ निर्जलीकरण हो सकता है, सांद्र H2SO4 इसके साथ निर्जलीकरण की प्रक्रिया संपन्न हो सकती है। इस पूरी अभिक्रिया में टेम्परेचर कितना रखा जाता है, इस पूरी अभिक्रिया में टेम्परेचर रखा जाता है बता 653 केल्विन, 653 केल्विन। इस ताप पर एल्यूमिना या फिर सांद्र H2SO4 इसकी उपस्थिति में अभिक्रिया होगी, वो अभिक्रिया होगी आपकी निर्जलीकरण, जल के अणु का निष्कासन होगा। तो जल के अणु के निष्कासन के लिए अभिक्रिया को इस रूप में ले सकते हैं। तो यहाँ मैं इसको यूँ लूँगा कि CH2 और H, ये क्या है, CH3, क्लियर है, ये क्या कंपाउंड बन गया, CH3, बस इसको CH3 को मैंने इस रूप में तोड़ लिया। फिर आगे लिखा मैंने CH2, उसके नेक्स्ट वन मैंने अभिक्रिया में ले ली वो ऑक्सीजन, ईथर ही ले रहा हूँ। फिर इसके साथ जुड़ा हुआ है CH2 और फिर है CH2 और H यानी CH3, क्लियर है, डाईएथिल ईथर ही है, CH3 CH2O CH2 और CH3। अब उत्प्रेरक जो काम में ले रहे थे Al2O3, टेम्परेचर 653 केल्विन। तो जैसे ही इस उत्प्रेरक की उपस्थिति में ये क्रिया होती है तो यहाँ से ये H2O का पार्टिकल्स बाहर निकलता है, ये H2 अणु बाहर निकलता है। और जैसे ही H2 अणु बाहर निकलता है तो देखो बंद इसमें जो जो टूट रहे हैं उनको देख रहा है, तो ये सिग्मा बंद यहाँ पहुँचेगा, क्लियर है, और ये सिग्मा बंद यहाँ पहुँचेगा। एक एक इलेक्ट्रॉन का डिवाइडेशन हो चुका है, ये वाला डिवाइडेशन हो चुका है। तो यहाँ जो है इस जगह किसका निर्माण हो जाएगा, आपका एक पाई बंद का, यहाँ क्या बन जाएंगे, पाई बंद। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसके कितने मोल का निर्माण होगा, 2 मोल का। तो यहाँ बन जाएगा 2 CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस बाहर क्या जा रहा है, H2। तो इस तरीके से निर्जलीकरण अभिक्रिया में डाई एथिल ईथर के द्वारा
2 मोल एल्कीन के प्राप्त होते हैं और साथ में जल का अणु निष्कासित होता है। अभिक्रिया को दोबारा देखना बेटा, इसमें CH3 को लिखा जाएगा किस तरीके से, CH2H, ठीक। फिर यहाँ जो मैंने ले लिया वो ले लिया CH2, फिर ले लिया मैंने ऑक्सीजन, फिर ऊपर ले लिया मैंने CH2, फिर ले लिया CH2H, डाईएथिल ईथर ही है। उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब इसको गर्म किया जाता है तो निर्जलीकरण होता है, जल का अणु बाहर निकलता है। इस तरीके से जल का अणु बाहर निकलेगा किसकी उपस्थिति में, Al2O3 प्लस 653 केल्विन ताप। इस कंडीशन में ये जल का अणु बाहर निकला तो ये सिग्मा बंध मिलकर यहाँ पाई बंध बनाएगा और ये सिग्मा बंध मिलकर यहाँ पाई बंध बनाएगा। ये बॉन्ड ब्रेक हो चुके हैं, ये वाले एरिया वाले बॉन्ड ब्रेक हो चुके हैं, टूट चुके हैं। तो जैसे ही यहाँ पाई बॉन्ड बना तो ये बन गया CH2 डबल बॉन्ड CH2, इससे ये बन गया, और ऐसा इससे बनेगा, ये यहाँ से पाई बॉन्ड बनाएगा प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो 2 मोल किसके बने, एल्कीन के, ठीक है। 2 मोल मुझे एल्कीन प्राप्त होती है निर्जलीकरण अभिक्रिया द्वारा। इसी के नेक्स्ट वन, अगली जो अभिक्रिया है उसको डिस्कस करेंगे, वो है बेटा अपनी कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। अब कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अभिक्रिया संपन्न करवाने के लिए मुझे जो है वो क्या क्या चीज़ें चाहिए, तो इसके संपन्न करवाने के लिए जो बेटा है वो आपको एक तो BF3 चाहिएगा, BF3 प्लस इसके साथ टेम्परेचर होगा, सॉरी आपका दाब होगा 500 एटमॉस्फेयर, ये दाब होगा। उसके बाद में तीसरा जो चाहिए वो आपको टेम्परेचर चाहिए, वो होगा 398 से लेके 423 केल्विन। इस कंडीशन के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो क्रिया संपन्न करता है। क्लियर है। कार्बन मोनोऑक्साइड की क्रिया डाईएथिल ईथर के साथ कौन कौन सी कंडीशन में होगी, BF3 प्लस 500 एटमॉस्फेयर दाब, 398 से 423 केल्विन ताप। इस कंडीशन के ऊपर डाईएथिल ईथर कार्बन मोनोऑक्साइड से अभिक्रिया संपन्न करता है। तो अभिक्रिया करवाई जाती है, तो इसके लिए ले लिया मैंने डाईएथिल ईथर C2H5O, C2H5 प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। जो कंडीशंस वो ली थी मैंने ली थी BF3 500 एटमॉस्फेयर दाब और टेम्परेचर कितना था 398 से लेके 423 केल्विन। इन कंडीशन के ऊपर जो है वो इसकी अभिक्रिया संपन्न होती है। तो उससे क्या बनेगा, तो उससे क्या होगा कि यहाँ इस कंपाउंड को लिख लिया मैंने C2H5। ये कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ कहीं भी सम्मित है तो कहीं भी आके एडजस्ट हो जाएगा, कहीं भी जो है वो क्रिया कर लेगा। तो कंपाउंड हो गया C डबल बॉन्ड O। अब आगे का ये O C2 और H5। तो इस तरीके से जो कंपाउंड बनता है वो बनता है मेरे पास एथिल प्रोपेनोइड। देखो ये तो हो गया एथिल, 2 कार्बन इसमें है और 1 कार्बन इसमें, 1 कार्बन ये 2 ये टोटल कितने कार्बन हो गए 3 को बोला जाता है प्रोपेन। ये है एक एस्टर का अनुलग्न होता है O8। तो प्रोपेन में जब O8 जोड़ोगे तो नाम हो जाएगा प्रोपेनोएट। तो ये तो हो गया प्रोपेनोएट। इधर क्या जुड़ा हुआ है एथिल, तो यौगिक का नाम हो गया एथिल प्रोपेनोएट। तो यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ ईथर जो है वो अभिक्रिया करके क्या देता है एथिल प्रोपेनोएट। कंडीशंस कंपल्सरी है बेटा, कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इन कंडीशन की उपस्थिति में ही कार्बन मोनोऑक्साइड ये अभिक्रिया शो करता है, दर्शाता है। नेक्स्ट वन अगली अभिक्रिया वो है इसमें कंबंशन, दहन अभिक्रिया। दहन का अर्थ होता है जलना, ये अपन बायोलॉजिकल में भी पढ़ते हैं। दहन में क्या बनती है, दहन के अंदर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2। आप किसी भी मॉलिक्यूल का दहन करवा दो, ये 2 चीज़ें ही प्राप्त होंगी उत्पाद के रूप में। तो यहाँ ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, बस आपको मोल बैलेंस करना है। जब मोल बैलेंस कर लोगे तो अभिक्रिया अपने आप सोल्व है। प्रोडक्ट की बुखारी खत्म है, प्रोडक्ट में क्या बनने वाला है, प्रोडक्ट के अंदर जो है वो CO2 प्लस H2, ये 2 चीज़ें ही बनने वाली हैं। तो जैसे अभिक्रिया संपन्न करवाओ तो आप कॉमन ले रहे हैं इसमें यहाँ
वो है आपका CH3, जिसकी ये अभिक्रियाएं हैं O, CH2 और CH3। इसका क्या करवाना है? दहन। दहन किसके साथ होता है हमेशा? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, वायु की उपस्थिति में। तो इसकी उपस्थिति में आपने दहन करवाया तो रटना तो है ही नहीं, दहन में क्या बनता है? CO2 प्लस H2 ये बनता है। अब अभिक्रिया को बैलेंस करना है कि CO2 प्लस H2 बन गया। अब अभिक्रिया को आपको बैलेंस करना है कि जितने कार्बन मेरे बाईं तरफ उतने ही दाईं तरफ होने चाहिए, जितने अभिकारक में है कार्बन उतने ही उत्पाद में होने चाहिए। तो कार्बन देखो, अभिकारक में कितने कार्बन है आपके पास? यहाँ कार्बन है 2 कार्बन तो इधर है और 2 कार्बन इधर, कुल 4, तो ये हो गया 4 CO2। अब बात आती है हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन कितनी है? 5 हाइड्रोजन इधर है और 5 ही हाइड्रोजन इधर है। टोटल कितनी हो गई? 10 हाइड्रोजन। तो इसको कितने से गुना करोगे? 5 से। 5 दूनी 10 हाइड्रोजन। अब आखिरी कंपाउंड क्या बचा? वो आखिरी कंपाउंड बचा वो बटा है अपने पास ऑक्सीजन। ठीक है, कार्बन बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन बैलेंस हो गई। अब आखिरी कंपाउंड है वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को बैलेंस करना है तो ऑक्सीजन देखो यहाँ कितनी हो गई? 4 दूनी 8 और यहाँ कितनी हो गई? 5। 8 और 5 कितनी हो गई? 13। 13 ऑक्सीजन है। तो 13 में से तो एक ही है ईथर की, शेष कितनी बची अब? 12। तो 12 ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ कितने से गुणा कर दोगे? 6 से। तो 6 दूनी 12 तो ये, और एक ईथर की 13। तो इस तरीके से अभी इनमें अभिक्रिया बैलेंस होती है। तो डाई एथिल ईथर का जब वायु की उपस्थिति में दहन की प्रक्रिया संपन्न की जाती है तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मॉलिक्यूल प्राप्त होता है। और अभिक्रिया को बैलेंस करना बेटा आपको आना चाहिए कि अभिक्रिया किस प्रकार से बैलेंस होती है। क्लियर है? तो इससे जो है वो बेटा दोबारा रिवाइज कर लेते हैं सारा जितना भी है जो अब तक अपनी रासायनिक अभिक्रियाएं सारी देखी हैं। तो फर्स्ट ली थी वो अपने ली थी हाइड्रोजन हैलाइड के साथ। तो हाइड्रोजन हैलाइड के साथ अभिक्रिया होगी तो हाइड्रोजन X बराबर क्या है? यहाँ X बराबर आपका Cl है, Br है और I है। इसके साथ अभिक्रिया संपन्न होगी। तो ये ईथर कैसा है? सममित ईथर है। तो सममित ईथर है तो उस कंडीशन में ऑक्सीजन के ऊपर क्या है? माइनस, हाइड्रोजन पे क्या है? प्लस, और X क्या है? माइनस। तो सममित में ये इसका हाइड्रोजन को लेकर बाहर निकलता है। तो ये बन गया C2H5O और H, C2H5OH, और ये हैलोजन जुड़ जाएगी इस C2H5 के साथ, तो इस बन गया C2H5X। अब X की जगह आप Cl ले लो, Br ले लो या फिर I ले लो, वो आपकी अभिक्रिया। क्लियर? ये इसका फर्स्ट पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट, तो यहाँ आपको एक बड़ा पॉइंट लिखना है जो मैं बोल रहा हूँ, वो पॉइंट पहले लिखना, उसके बाद में इसकी अभिक्रिया अपने को देखनी है। तो पॉइंट लिखो, हाइड्रोजन हैलाइड, हाइड्रोजन हैलाइड HX, हाइड्रोजन हैलाइड को अधिक मात्रा में लेने पर अंतिम उत्पाद एल्किल हैलाइड तथा जल का अणु प्राप्त होता है। एल्किल हैलाइड तथा जल का अणु प्राप्त होता है। कथन दोबारा रिपीट कर रहा हूं, हाइड्रोजन हैलाइड HX को अधिक मात्रा में लेने पर अंतिम उत्पाद एल्किल हैलाइड तथा जल का अणु प्राप्त होता है। एल्किल हैलाइड तथा जल का अणु प्राप्त होता है, जिसकी रासायनिक समीकरण निम्नानुसार है। और बेटा ये रासायनिक अभिक्रिया, यहाँ ये रासायनिक अभिक्रिया है ईथर। अब HX जो है वो कितना है? बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में है, ये अधिक मात्रा में दिया हुआ है
HX। अब ये ज़्यादा मात्रा में है तो अब प्रोडक्ट चेंज, ऊपर वाली अभिक्रिया में HX कम मात्रा में था, हाइड्रोजन हैलाइड कम मात्रा में था, इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन हैलाइड ज़्यादा है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा कि सममित ईथर है तो ये R और H, ये ROH बन गया, ROH बन गया, बाहर निकल गया R और X, ये बाहर निकल गया। अब ये अधिक मात्रा में था तो ROH की क्रिया फिर आपने हाइड्रोजन हैलाइड से करवाई तो OH और H क्रिया करके बनाता है H2O और हैलोजन जुड़ जाएगा इस R के साथ, उत्पाद बन गया RX, एल्किल हैलाइड। तो इस तरीके से ये अभिक्रिया संपन्न होती है। अब HX, क्योंकि HX जो है तो HX की बात करूँ तो HX क्या हो सकता है मेरा, HCl हो सकता है, HBr हो सकता है और HI हो सकता है। इन सब की क्रियाशीलता का क्रम क्या होता है, तो उसके लिए एक पॉइंट लिखो यहाँ इस जगह अभिक्रिया के नीचे पॉइंट लिखो, विभिन्न हाइड्रोजन हैलाइड, विभिन्न हाइड्रोजन हैलाइड की अभिक्रियाशीलता का क्रम, की अभिक्रियाशीलता का क्रम निम्न प्रकार से दिया जा सकता है, निम्न प्रकार से दिया जा सकता है। और बेटा ये क्रम सबसे ज़्यादा HI की, उसके कम HBr की और सबसे कम HCl ये अभिक्रिया दर्शाता है। क्लियर है। इसके नेक्स्ट अगली अभिक्रिया की जो बात की थी वो की थी अपन ने जल अपघटन की, जल अपघटन अभिक्रिया की बात चल रही थी। तो जल अपघटन जो है वो तनु H2SO4 की उपस्थिति में उच्च दाब पर होता है। अगर सांद्र H2SO4 है तो जलकाणु बाहर निकलेगा और तनु H2SO4 है तो जलकाणु जुड़ता है, तो वही सम्मित ईथर है। तो सम्मित ईथर है तो उस कंडीशन में यहाँ इसका H प्लस है और OH माइनस है, ऑक्सीजन पे माइनस है तो कार्बन पे क्या है प्लस है, तो इसका प्लस इसके माइनस के साथ आके जुड़ गया तो बन गया CH3CH2O और H, CH3CH2OH। और ये OH जो है इस कार्बन के साथ आके जुड़ गया तो CH3CH2 और OH। तो ऐसे कितने अणु प्राप्त होते हैं, 2 मोल प्राप्त होते हैं। ये अभिक्रिया आपकी जल अपघटन अभिक्रिया। इससे अगली अभिक्रिया थी वो थी अपनी अपचयन की अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया, इसके अंदर कंडीशंस चेंज है, उत्प्रेरक 2 हैं, देखो यहाँ जो भी मैंने बताए थे वो, कि एक तो है वो द्रव अमोनिया में सोडियम मिला हुआ है और एक फास्फोरस और हाइड्रोजन आयोडाइड की उपस्थिति में। तो दोनों जब उत्प्रेरक भिन्न भिन्न है तो उत्पाद भी भिन्न भिन्न होगा। तो जब द्रव अमोनिया में सोडियम के साथ क्रिया करवाते हो तो मान लो अगर आप ये बंद तोड़ते हो तो ऑक्सीजन पे माइनस, कार्बन पे प्लस, तो ये कंपाउंड जो है वो हाइड्रोजन ग्रहण करके बन गया CH3CH2OH, CH3CH2OH एल्कोहल। और ये हाइड्रोजन ग्रहण करके बन गया CH3 में, CH3 और CH3, CH3 और CH3 जो है वो मेरे पास है क्या, एक एल्केन। तो इस स्थिति में एक तो एल्केन बनती है और एक एल्कोहल बनता है। लेकिन अगर HI और फास्फोरस है तो उस अवस्था में ये ऑक्सीजन तो बाहर निकलती है H2O के रूप में, ईथर की H2O के रूप में, और ये दोनों समूह एक एक हाइड्रोजन लेकर क्या बनाते हैं, एल्केन, CH3 और CH3। तो कितने मोल्स हैं, 2 मोल्स हैं, ये और ये वाला, ये दोनों मोल्स, ये और ये एक एक हाइड्रोजन ग्रहण करके बनाते हैं एल्केन, CH3 तो ये हो गया एथेन और ये आपका जल का अणु। तो जब उत्प्रेरक भिन्न भिन्न हुआ तो प्रोडक्ट भी क्या हो गया, भिन्न भिन्न। ऊपर वाले में एल्केन प्लस एल्कोहल तो दूसरे में केवल और केवल एल्केन प्राप्त होती है। इससे अगली अभिक्रिया थी वो थी एसिटिल क्लोराइड के साथ। जब एसिटिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया संपन्न होती है तो एसिटिल क्लोराइड के लिए उत्प्रेरक की बात की थी वो की निर्जल ZnCl2 या फिर आपका निर्जल AlCl3, इनमें से कोई सा भी एक उत्प्रेरक काम में ले सकते हो। तो इस उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया संपन्न होगी तो ये ईथर कैसा है, सम्मित है, ऑक्सीजन पे माइनस है तो इधर कार्बन पे आपने क्या बना दिया, प्लस। इधर आप इससे एसिटिल क्लोराइड से क्रिया करवाते हो तो कार्बन पे प्लस और Cl पे माइनस, तो इसका ऑक्सीजन का ये माइनस इसके प्लस को लेके बाहर निकला तो उत्पाद बन गया CH3C डबल बॉन्ड OC2H5, CH3C डबल बॉन्ड OC2H5, और इस C2H5 से क्या जुड़ गई, ये क्लोरीन, तो बन गया C2H5Cl। तो प्रोडक्ट का नाम क्या हो गया, एथिल एसीटेट, और ये हो गया एथिल क्लोराइड। क्लियर। ऐसी ही अभिक्रिया थी वो किसके साथ थी, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। तो एसिटिक एनहाइड्राइड में भी यही था, सम्मित ईथर है तो इस ऑक्सीजन में माइनस है, इस कार्बन पे प्लस है,
उल्टा भी कर सकते हो आप, इधर वाले कार्बन में बना लो प्लस और इधर बना लो माइनस। इधर एसिटिक एनहाइड्रेट में ये ऑक्सीजन बिल्कुल सेंटर में है, केंद्र में है, तो मैंने यहाँ जो है इस बॉन्ड को तोड़ लिया, इस बॉन्ड को यहाँ से तोड़ा, ये वाला बॉन्ड, तो कार्बन पे आ गया प्लस और ऑक्सीजन पे आ गया माइनस। तो इसका ये प्लस इसके माइनस से क्रिया कर लेता है और ये उत्पाद हो गया CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3 CH3 C डबल बॉन्ड O C2 CH2 CH3, और ये इसके साथ जुड़ जाता है, ये इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया, तो उत्पाद वही बना CH3 CH2 O C डबल बॉन्ड O CH3। तो ऐसे कितने अणु मिले? 2 अणु। उत्पाद का नाम हो गया एथिल एसीटेट। उत्प्रेरक वही आपका निर्जल ZnCl2 और निर्जल AlCl3 जो अभी मैंने ऊपर बताया था। तो डाई एथिल ईथर एसिटिल क्लोराइड और एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ क्या देता है? एथिल एसीटेट देता है। सिंपल है। अगली अभिक्रिया थी वो थी निर्जलीकरण की अभिक्रिया। निर्जलीकरण अभिक्रिया में नाम ही अर्थ है, जल के अणु का क्या होगा? निष्कासन, जल का अणु बाहर निकलेगा। तो जल का अणु बाहर निकलेगा तो क्या होता है कि एक हाइड्रोजन तो ये इसकी लेगा CH3 की, एक हाइड्रोजन इस CH3 की लेगा, तो ये ऑक्सीजन किस रूप में बाहर चली जाएगी? H2O के रूप में। तो अब यहाँ रह गया CH2 यहाँ रह गया CH2, तो जो बॉन्ड आपने तोड़े हैं हाइड्रोजन वाले वो यहाँ मिलके क्या बना देंगे? डबल बॉन्ड, और बन जाएगी एल्किन CH2 डबल बॉन्ड CH2। क्लियर? इससे अगली अभिक्रिया जो मैंने समझाई थी वो थी कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रहोगे तो ये CO जो है वो यहाँ आके जुड़ जाएगा इस ऑक्सीजन के साथ। कंडीशंस ये हैं, BF3 है, 500 एटमॉस्फेयर दाब है, 398 केल्विन से लेकर 423 केल्विन ताप है। तो इस कंडीशन में ही ये अभिक्रिया होगी, तो ये उठ के यहाँ आके जुड़ गया, ये जुड़ गया कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बोनिल कंपाउंड में कन्वर्ट। बाकी पोजीशन यथावत। ये है कि आप इस CO को इधर भी जोड़ सकते हो, इस कार्बन के साथ भी जोड़ सकते हो और इसके साथ भी जोड़ सकते हो, इसके लिए फ्री है क्योंकि ये सम्मित है। क्लियर? तो उत्पाद हो गया आपका एथिल प्रोपेनोएट। और लास्ट अभिक्रिया की जो बात की थी वो की थी अपने दहन की। दहन में हमेशा याद रखना क्या बनता है? CO2 प्लस। किसी भी कंपाउंड का करवा लो दहन में हमेशा ही CO2 प्लस H2O ही बनेगा। बस आपको अभिक्रिया बैलेंस करनी आनी चाहिए। कोई भी कंपाउंड दिया हुआ ऑर्गेनिक का दहन किसके साथ होता है? ऑक्सीजन के साथ, तो उससे क्या बनता है? CO2 प्लस H2O। और अभिक्रिया बैलेंस करने का मैंने बता ही दिया था कि जितने अभिकारक, जितने कार्बन इधर आपके अभिकारक में उतने ही उत्पाद में होने चाहिए, जितनी हाइड्रोजन इधर है उतनी ही हाइड्रोजन इधर होनी चाहिए, और जितनी ऑक्सीजन इधर है उतनी ही ऑक्सीजन इधर होनी चाहिए। तो कुल मिला के अभिकारक और उत्पाद दोनों में अवयवी परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए, और वो समान करने के लिए आप उसे कितने से भी गुना कर सकते हो, गुना भाग कर सकते हो। क्लियर? तो इस तरीके से ये अपने यहाँ जो है वो अपनी ईथर की जो जितनी महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रियाएँ थी वो कंप्लीट होती हैं। इसके नेक्स्ट वन, इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट अभिक्रिया है सिलेबस की है अपनी, उसको नेक्स्ट अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे।